बच्चों, हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में आपको मेरे संग की औरतें पाठ की शॉर्ट समरी समझा दूंगी। पूरी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। जो कोई बच्चा पूरी कहानी नहीं सुनना चाहता, शॉर्ट समरी सुनना चाहता है, उनके लिए मैंने पाठ का सारांश इस वीडियो में साथ में 10 to 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं। ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मैंने साथ में प्रोवाइड किए हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा। चलिए मैं पाठ का सारांश शुरू करती हूं। मेरे संग की औरतें पाठ, जैसा कि आप सबको पता ही है, मृदुला गर्ग जी के द्वारा लिखित है और इस कहानी को वर्णित करते हुए लेखिका कहती हैं कि उनकी एक नानी थी जिन्हें वह कभी नहीं देखी थी, जिनको उन्होंने देखा नहीं था। और लेखिका की माँ का विवाह होने से पहले उसकी नानी की जो थी मृत्यु हो, तो अपनी नानी से कहानी सुनने का तो सौभाग्य मिल ही नहीं पाया, परंतु वह नानी की कहानियों को जरूर उन्होंने सुना था, जिसका वास्तविक जो मतलब था वो लेखिका को बाद में समझ में आएगा। लेखिका अपनी नानी के बारे में बताते हुए कहती हैं कि उनकी नानी एक पारंपरिक अनपढ़ और पर्दा करने वाली महिला थी, जिनके पति विवाह के बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने यानी कि वकालत पढ़ने विदेश चले गए थे। और वहां से पढ़कर लौटने के बाद लेखिका के नाना पर विदेशी रहन सहन का रंग दिखने लगा था, पर लेखिका की नानी पर इसका कोई असर न हुआ था। आगे लेखिका कहती हैं कि जब कम उम्र में नानी ने स्वयं को मृत्यु के नजदीक पाया तो 15 वर्षीय इकलौती पुत्री यानी लेखिका की माँ की शादी की चिंता ने उन्हें डरा दिया। तत्पश्चात इसी चिंता के कारण नानी पहले की अपेक्षा अधिक बोलने वाली बन गई। एक दिन नानी ने नाना से कहा कि वह उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलने की बड़ी इच्छुक है। नाना ने क्या किया, बिना किसी सवाल जवाब के अपने दोस्त को लाकर नानी के समक्ष खड़ा कर दिया। नानी ने स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से कहा, आप मुझे वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का विवाह मेरे पति जैसे साहब से हो। आप खुद के जैसा आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। आगे लेखिका कहती है कि नानी की मर्जी के अनुसार मेरी माँ की शादी एक पढ़े लिखे लड़के यानी मेरे पिता के साथ हो गई, जिन्हें बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहने के अपराध में ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। और लेखिका क्या कहती है कि मेरी माँ नानी और गांधी जी की तरह ही सादा और उच्च विचारों वाला जीवन जीने के आदी हो गई थी। नाना पक्के साहब माने जाते थे, वे सिर्फ नाम के हिंदुस्तानी रह गए थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। लेखिका कहती है कि मजे की बात यह है कि गांधी नेहरू या मेरे पिताजी के घर वाले हों या फिर आजादी की जंग लड़ने वाले ही क्यों ना हो, सभी अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। उनकी फैमिली में जितने भी लोग थे वो सारे अंग्रेजों के प्रशंसक थे। तो लेखिका अपनी माँ के बारे में बताते हुए कहती है कि मैंने कभी उन्हें भारतीय माँ जैसा नहीं पाया था। ना कभी वह हमें दुलार करती थी, ना लाड़ प्यार, ना कभी हमारे लिए खाना बनाया, ना कभी अच्छी पत्नी बहू बनने की सीख दी। और उनका अधिकतर समय पुस्तकें पढ़ने में गुजरता था, बाकी का समय साहित्य रचना में, साहित्य चर्चा करने में, संगीत सुनने में बीतता था। घर में पिताजी जो थे वो माँ की भूमिका निभा लिया करते थे। लेखिका कहती है कि एक छोटा सा घर था जिसमें 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि रहते थे। हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से रहने की आजादी थी। इसी निजता का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और एक छोटा भाई लेखन को समर्पित हो गए। लेखिका आगे कहती है कि जब मेरी माँ पहली बार गर्भ धारण की तो मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि मेरी बहू का पहला बच्चा लड़की के रूप में पैदा हो। वैसे घर में पहला बच्चा हर बहू का लड़का पैदा होता रहा था, लेकिन परदादी की मन्नत भी भगवान ने कुछ ऐसी सुनी कि एक के बाद एक करके 5 बेटियों ने जन्म ले लिया था। लेखिका माजी और चोर के बारे में बताते हुए भी कहती है कि माजी के सामने अच्छे बड़े नामी चोर भी फंस जाया करते थे। एक रोज तो एक नामी चोर माजी के कमरे में घुस आया, फिर क्या था, माजी ने उसकी ऐसी खबर ली कि बेचारा किसी लायक रहा ही नहीं। तब से वह चोर चोरी करने का धंधा छोड़कर खेती किसान में लग गया था। लेखिका ने क्या किया, बाद में जब उस चोर को देखा तो वो उसे सीधा साधा बूढ़ा समझने लगी। और जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजादी के जश्न में डूबा था तब लेखिका बीमार थी। उस समय वो सिर्फ 9 साल की बच्ची थी। लेखिका के बहुत रोने धोने पर भी उसे इंडिया गेट जाकर जश्न में शामिल होने नहीं दिया गया। लेखिका और उसके पिताजी के अलावा घर के सभी लोग बाहर जा चुके थे। बाद में पिताजी ने उसे ब्रदर्स क्रामजोव नामक उपन्यास पकड़ा दिए थे। तत्पश्चात लेखिका उपन्यास पढ़ने में व्यस्त हो गई थी और पिताजी अपने कमरे में अपनी किताबें पढ़ने लगे थे। लेखिका कहती है कि ये माँ जी की मन्नत का प्रभाव रहा होगा कि मैं और मेरी चारों बहनें लड़की होकर भी किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई।
लेखिका कहती है कि पहली लड़की जिसके लिए परदादी मन्नत मांगती थी वो मैं नहीं थी, बल्कि मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी, जिसका घर का नाम रानी था। दूसरे नंबर पर मैं थी और मेरा घर का नाम उमा था। और मुझसे छोटी बहन का नाम है गौरी, जिसे बाहर के लोग सब चित्रा के नाम से जानते हैं, वो लिखती नहीं है। उसके बाद 2 छोटी बहनें थी, रेनू और अचला। हम 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ जिसका नाम था राजीव। लेखिका कहती है वक्त की मांग को ध्यान में रखकर मेरी बहन अचला अंग्रेजी में लिखती है और भाई राजीव हमारी ही तरह हिंदी में लिखता है। आगे लेखिका कहती है विवाह बाद में बिहार के एक छोटे से कस्बे जिसका नाम डालमिया नगर था वहां रही, जहां की एक अजीब बात थी कि मर्द औरतें फिर चाहे पति पत्नी क्यों ना हो पिक्चर देखने एक साथ नहीं जाते थे और अलग अलग जगह पे बैठते थे अगर देखने जाते तो। और मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। लेखिका कहती है मैंने वहां के चलन से हार नहीं मानी। लगभग साल भर के अंदर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराई मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया था। वहां अगले 4 साल तक हमने मिलकर कई नाटकों में काम किए। अकाल राहत कोष के लिए भी उन्हीं के माध्यम से पैसा भी जुटाया। बाद में मैं कर्नाटक चली आई थी। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक की उम्र में पहुंच रहे थे। पर लेखिका कहती है कि वहां कोई बढ़िया गुणवत्ता युक्त स्कूल था नहीं। उसके बाद लेखिका ने स्वयं का एक प्राइमरी स्कूल खोला। वह कहती है मेरे बच्चे तथा दूसरे अफसरों या अधिकारियों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े थे। बाद में दूसरे अच्छे स्कूलों में प्रवेश भी पा गए। ऐसे बहुत अफसर आए लेखिका की लाइफ में जिसमें उसने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, परंतु वो सबसे ज्यादा ख्याति हासिल कर पाई तो सिर्फ बच्चों अपनी लेखन कला में। ये था हमारा प्यारा सा पाठ मेरे संग की औरतें। मेरी पुरानी वीडियो जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। जिसको फुल एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन चाहिए वो वहां से देख सकता है। और उसके साथ साथ बेटा आपको बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी मेरी पुरानी वीडियो में मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने उसमें डाले हुए हैं। और जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैंने इस वीडियो में दिए हैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाकी इस पाठ का उद्देश्य यही था कि वैचारिक विभिन्नता होते हुए भी मेरे संग की औरतें पाठ में पारस्परिक एकता रही, यानी कि घर के सदस्यों के विचार भले ही अलग अलग थे लेकिन सभी के बीच में वही एकता थी जो पुरखों से निभाते आ रहे थे। जल्दी मिलती हूं आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एवरीवन।